हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल तिवारी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम लोगों ने सीखा था मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, साथ ही इवेपोरेशन के बारे में। तो मैटर का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, आप उस चीज को प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। अब जो हम लोग को यहाँ पे नया स्टार्ट करना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हम लोग के आसपास में जितने भी मैटर हैं क्या वो सभी प्योर है? हम लोग के घर में मिल्क आता है और क्या वो मिल्क प्योर है या फिर वो एक मिक्सचर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, क्या वो प्योर है या इम्प्योर है? इन्हीं चीजों को पता लगाने के लिए हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्योरिटी के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे, मिक्सचर के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे कि क्या अगर ये सही में मिक्सचर होता है या फिर ये कैसे बना होता है, अगर कोई मिक्सचर बनता है तो वो कैसे बनता है, या कोई प्योर होता है तो वो कैसे होता है। तो मैटर के बारे में लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, अभी भी ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, एनी सब्सटेंसेस which possesses definite mass, occupy definite volume and offer resistance to external force is called matter। मैटर किसको बोलते हैं? तो मैटर उन सभी को बोलते हैं जहां पर आप जिसका कोई ना कोई डेफिनेट मास होता है, कोई ना कोई आप वॉल्यूम जरूर लेते हो और वो अपने रेसिस्टेंस करता है एक्सटर्नल फोर्स का, तो वो मैटर है। जैसे सराउंडिंग में जो भी चीज आप देखते हो, जैसे टेबल है, मोबाइल फोन हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिसमें भी मास है और जो स्पेस ले रहा है वो सभी मैटर है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो यहाँ भी मैटर वही चीज है, और मैटर को कैटेगरी किया गया है। मैटर का कैटेगराइज कैसे किया गया है? तो मैटर को अगर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, मैटर का जब फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़े थे। लेकिन अभी हम लोग को फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये लास्ट चैप्टर में था, अभी हम लोग को पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन ही यहाँ पे मैटर का किया गया है, जिससे केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मैटर टू पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी कैटेगराइज किया गया है। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट, कंपाउंड इसमें डिवाइड किया गया है। इसके और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मिक्सचर के भी दो पार्ट हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब बात होता है मैटर से प्योर सब्सटेंस के बारे में और मिक्सचर के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्योर सब्सटेंस के बारे में एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। A pure substance is one which is made of only one kind of particles, जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की। गोल्ड का अगर छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी ले लें, सबसे छोटा पार्टिकल्स, तो उसका प्रॉपर्टी, जो छोटे पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी होगा, और उसका बड़ा से बड़ा बिगेस्ट पार्टिकल ले लें, उसका प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर रहेगा, सब चीज सेम रहेगा। ओके, तो वो क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स का हर जगह, हर शेप, साइज, वॉल्यूम और भी सारी कुछ है एक जैसा रहता है, एक जैसा बिहेव करता है, एक जैसा रिएक्ट करता है।
दैट्स वाई ये प्योर सब्सटेंस की गिनती में आता है। तो प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो किसी एक तरह के पार्टिकल से बना होता है या एक काइंड के पार्टिकल से बना होता है, वो प्योर कहलाता है। प्योर में दो चीजें हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। कंपाउंड जैसे वाटर, वाटर भी प्योर होता है। अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करें तो वाटर बना होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्स होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिल जाता है तो इस दोनों से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो दो प्योर सब्सटेंस को मिला के बना होता है। हाइड्रोजन जो कंप्लीटली प्योर होता है, जो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से बना है, और ऑक्सीजन वो भी प्योर होता है, वो भी एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है। जब दो प्योर सब्सटेंस मिलते हैं तो प्योर सब्सटेंस ही बनाते हैं। तो वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। वाटर एक्चुअली कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंस दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिया गया है वो एक्चुअली एलिमेंट है। गोल्ड जो लिया गया है वो भी एक एलिमेंट है, लेकिन वाटर जो लिया गया है वो एक कंपाउंड है। Okay, a pure substance cannot be separated into one another of matter by any physical process। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर बन गया, वाटर को आप किसी भी फिजिकल मींस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। सपोज करो कोई ऐसा बोलेगा, कोई फिजिकल मेथड ले लें, जैसे बॉईल कर देते हैं या हीट करते हैं। हीट करने से क्या ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, बट क्या इससे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि ये फिजिकल मेथड से अलग होता ही नहीं है। इसको फिल्ट्रेशन से अगर अलग करना चाहें वाटर मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिल्ट्रेशन से अगर हम लोग अलग करना चाहें तो वो तब भी नहीं होगा। तो इसको किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। केमिकल मेथड से ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसके पार्टिकल्स अलग हो जाएं। जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसका कोई भी फिजिकल प्रोसेस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस के कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। तो इम्प्योर सब्सटेंस को एक तरह से मिक्सचर भी बोला जाता है, और मिक्सचर की बात करें तो आप लोग को पता है अ मिक्सचर इज अ वन व्हिच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। उसमें अगर वहां पे कंपाउंड भी ले रहे थे तो उसमें सेम पार्टिकल्स आ रहा था, जबकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड का पार्टिकल्स आएगा। अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स जुड़ेंगे, चाहे एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, सब आपस में जुड़ सकते हैं। ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होता है। जैसे मिल्क, हम लोग के घर में मिल्क आता है, क्या वो प्योर है? नहीं, मिल्क एक्चुअली मिक्सचर है। और वो मिक्सचर किस चीजों का है? मिल्क जो मिक्सचर है वो है वाटर, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट, इन सभी का मिक्सचर है मिल्क। तो मिल्क एक्चुअली साइंस के हिसाब से मिल्क प्योर नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि दूध में अगर पानी मिल जाए, मिल्क में पानी मिला दिया जाए तो वो एक्चुअली क्या है, वो तब वो इम्प्योर हो गया। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मिल्क एक्चुअली पहले से ही मिक्सचर है। वो वाटर, प्रोटीन, विटामिन और फैट से मिलकर बनता है। तो इसमें एक से ज्यादा तरह के अलग अलग डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स हैं। दैट्स व्हाई ये मिल्क एक मिक्सचर है। ओके, उसी तरह आप खाने की चीजें ले लो। एक मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। मिक्सचर ये क्यों है? क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिलेगा, और
किसी भी रेशियो में मिला होगा, कोई भी इसका रेशियो जो होगा ना इनडेफिनिट है, कहीं पर किसी मिक्सचर में आपको पल्सेस ज्यादा मिलेंगे और किसी मिक्सचर में आपको बादाम ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, उसका रेशियो फिक्स नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड में मिले होते हैं। कोई सिल्ट पार्टिकल्स ले लो या सैंड पार्टिकल्स को ही देख लो, तो उसमें छोटे बड़े बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे ही देखोगे, आप नोटिस करोगे, कहीं छोटे पार्टिकल्स है, कहीं बड़े पार्टिकल्स है, कोई ब्लैक पार्टिकल्स है, कोई रेड है, कोई व्हाइट है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कितने तरह का होता है? तो प्योर सब्सटेंस मेनली दो तरह का होता है, एक एलिमेंट एंड कंपाउंड। बात कर रहे हैं हम लोग पहले एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे बनता है, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करें एलिमेंट की, तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical method or applying heat, light, electric energy। सिंपल सा चीज है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस कहलाता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है। सपोज करो कि मेरे पास ये एक गोल्ड का ब्रिक है, ओके। ये गोल्डन ब्रिक को अगर हम बीच से तोड़ दें तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक पार्ट सिल्वर का हो जाएगा, दूसरा पार्ट गोल्ड का ही रहेगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा गोल्ड के पार्टिकल्स से बना हुआ है। ये कभी भी दो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो एलिमेंट है। हर प्योर सब्सटेंस के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग सपोज करो वाटर ही ले लेते हैं और इसको किसी केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराते हैं, तो ये वाटर को अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये ब्रेक कर रहा है तो दो अलग अलग सब्सटेंस बना रहा है। प्योर सब्सटेंस भी अलग अलग सब्सटेंस बना रहा है, लेकिन ये क्या है, ये कंपाउंड है। बट हम लोग एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एलिमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी मेथड से चाहे कोई सा एनर्जी लगा लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, ये स्टेट बदल सकता है लेकिन अपने पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज नहीं बदल सकता है। अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड एलिमेंट है, इसको हम हीट करके लिक्विड में बना सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एफी आयरन को बोला जाता है, लोहा को बोला जाता है। ये प्योर सब्सटेंस है। इसको हीट देकर 1530 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हीट दें तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के पास टेम्परेचर करें तो वो गैसेस स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसके पार्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर इसके पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में रहेंगे, फिर लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, फिर गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। अभी तक जहां तक नॉलेज आता है, ये 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है और उसको पीरियोडिक टेबल में ऐड किया जा चुका है। पीरियोडिक टेबल एक तरह का एलिमेंट्स के बारे में स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है, जिसको एक टेबल के थ्रू बताया गया है, उसी को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में 118th एलिमेंट को जोड़ दिया गया है। ऐसा सुना जा रहा है कि 119th एलिमेंट और 120th एलिमेंट का भी डिस्कवर हो चुका है, बट उसको अभी पीरियोडिक टेबल में ऐड नहीं किया गया है। अब देखो, यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि चार्ट दिखाया है, ये पीरियोडिक टेबल है और ये पीरियोडिक टेबल में आपको जैसा कि दिखेगा 118 एलिमेंट आपको लास्ट दिखेगा। किसी बच्चे को ये भी दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट है
कि सर नीचे वाला पार्ट 118 के बाद 58 59 शुरू हो रहा है, तो नहीं, वो एक्चुअली ये जो लैंथेनाइड्स है 57, ये लैंथेनाइड्स, और ये जो एक्टिनाइड्स है वो 89, वो एक्चुअली इस लैंथेनाइड्स के साथ 14th एलिमेंट रहते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस पार्ट को ये यहाँ दिखाया गया और एक्टिनाइड्स को यहाँ भी 89 के बाद 104 आपको दिख रहा होगा, जो इसके साथ 14 एलिमेंट है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये लैंथेनाइड्स कहलाते हैं और नीचे वाले एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लॉक भी डिवाइड होता है, तो आगे का 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद यहाँ का नेक्स्ट 10 ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद लास्ट का 6 टी ब्लॉक कहलाता है, और नीचे के जो 2 हैं यहाँ 14th एलिमेंट का होता है, उसको एफ ब्लॉक भी बोला जाता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल कैटेगराइज किया गया है, जिसको मैं एक नए वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग ये जानना है कि अभी 118th एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, जिसको पीरियोडिक टेबल में ऐड कर दिया गया है। अब एलिमेंट को भी कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। एलिमेंट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। इसका एक और स्टेट बनाया गया है, एक और कैटेगरी बनाया गया है जिसका नाम इनर्ट गैस है, बट एक्चुअली इनर्ट गैस हम लोग नॉन मेटल में ही पढ़ लेते हैं, नॉन मेटल का ही एक पार्ट है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स की और उसके प्रॉपर्टीज की, कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो पहला प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि जिसको आप अगर उस पे आप फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स अगर चोट करेंगे, आप उसको बीट करेंगे, तो वो टूटने के बजाय फैल जाए, वो टूटने के बजाय थोड़ा अपना सरफेस एरिया अगर फैला लेगा तो वो मेटल है। जैसा कि ये आप मेटल का सीट देख रहे हैं, क्या जमीन के अंदर से क्या ये मेटल सीट ही निकला था? मेटल सीट क्या जमीन के अंदर से निकाला गया था? नहीं, एक्चुअली इसको ऐसा शेप दिया गया है, ऐसा शेप दिया गया है। कैसे? ये मेटल जो भी होगा, छोटा मेटल होगा, उसी को हम लोग पीट पीट कर, उसको ठोक ठोक कर वैसा सीट में कन्वर्ट किया गया है। तो ये जब इसको ठोका गया या पीटा गया तो ये टूटने के बजाय फैला, और फैलने के वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो इसीलिए मेटल में ये मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टीज होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हैमर से इसको गर्म कर कर इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, इसको पीटा जा रहा है। तो ये हैमर्स की वजह से यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गया है, हीट के वजह से ये पार्ट इसका सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद जब उस पर पीटा जाता है, जब इससे फोर्स लगाया जाता है, तो वो टूटने के बजाय थोड़ा फैल जाता है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि मेटल के अंदर में मैलिएबिलिटी होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मेटल्स आर मैलिएबल, ये ठोकने या पीटने से फैलता है। अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मींस टू कन्वर्ट इनटू वायर। वायर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। आप जैसे कि ये वायर को देख रहे हो, ये वायर एक्चुअली सिल्वर वायर है, और ये सिल्वर वायर कैसे बना? क्या जमीन के अंदर से सिल्वर वायर निकला? ओर के फॉर्म में सिल्वर वायर था? नहीं, एक्चुअली सिल्वर को वायर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे आयरन वायर है, तो क्या वायर हम लोग को जमीन के अंदर से मिला? नहीं, एक्चुअली इसको कन्वर्ट किया गया है। जब किसी मेटल को बहुत फोर्स के साथ खींचा जाता है, तो वो थिन वायर में कन्वर्ट होता है।
ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी, क्योंकि उसमें ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो खींचने से टूटेगा नहीं, जबकि वायर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ अगर हम लोग 2 ग्राम गोल्ड ले लें तो इससे 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर जितना लंबा वायर बना सकते हैं। अगर वही 20 ग्राम अगर सिल्वर ले लिया जाए तो इससे 200 मीटर का वायर बनाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। थर्ड पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैटर जो है, मेटल जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, मींस उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्यों पास होगा? जस्ट बिकॉज कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, which carry charges from one end to other end, by which it can conduct electricity. एक्चुअली ये इसलिए कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जिगजैग पाथ में मूव करते रहता है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन ये है जो जिगजैग पाथ में मूव करते रहता है। जैसे ही इसमें करंट दिया जाता है, चार्जेस दिया जाता है, वो सारे के सारे फ्री चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, और वो इस डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं तो इस तरफ से चार्ज लेकर इस एंड तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से मेटल एक अच्छा कंडक्टर की तरह काम कर देता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर से ज्यादा कंडक्टर बहुत कम ही मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पर इसको वायर के रूप में यूज किया जाता है। जैसा कि आप देखोगे थर्मल पावर सबसे जो आप पोल्स वगैरह देखते हो जिसमें वायर कनेक्टेड रहता है, तो वो भी किसी न किसी मेटल्स के ही बने होते हैं। खास करके एल्यूमिनियम का यूज होता है। एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, गोल्ड। मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल जो होता है वो चमकीला होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो गोल्ड। ओके, तो गोल्ड क्या है, शाइन करता है। क्यों? क्योंकि वो लस्ट्रस है। ज्यादातर मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो लस्ट्रस होते हैं और वो शाइन करते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स का कुछ मेटल्स का यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। ओके, जस्ट बिकॉज कि ये लस्ट्रस होता है और इसको पॉलिश किया जा सकता है, ये जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए इनका ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज किया जाता है। एक और प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड इसलिए क्योंकि ज्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में होने की वजह से इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। इसकी वजह से इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वो ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से इसका जितना भी फोर्स हाई होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना भी हाई होगा,
उतना ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से बॉन्ड बहुत अच्छे से बना के रखते हैं, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स बहुत टाइट से जुड़े होते हैं, जिसको ब्रेक करना थोड़ा आसान नहीं होता, इस वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। अब कुछ और भी हैं प्रॉपर्टीज, जैसे मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली ज्यादातर मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में मरकरी को आप देख सकते हो। मरकरी आपने देखा होगा, थर्मोमीटर या बैरोमीटर सब में मरकरी पाया जाता है। तो ये मरकरी एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। कुछ सॉफ्ट मेटल जरूर है, बट वो भी सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल हैं, अगर वो हार्ड हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होता है, ये लो नहीं होता है। जस्ट बिकॉज ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ब्रेक करने के लिए भी हम लोग को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, तो इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक्सेप्शन में आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब का एक्सेप्शन है, क्योंकि ये दीज आर सॉफ्ट एलिमेंट। ये सॉफ्ट एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। एंड लास्ट वन इज मेटल हैव हाई डेंसिटीज, और मेटल का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर बात करें, सपोज बात करें 1 केजी मैं अगर आयरन ले लूं और 1 केजी अगर कॉटन ले लूं, तो क्या होगा? ज्यादा हैवी कौन होगा? तो अगर बात करें दोनों 1 केजी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 1-1 केजी है। लेकिन आयरन क्या होगा? स्पेस कम लेगा, लेकिन कॉटन स्पेस ज्यादा लेगा। तो आयरन स्पेस क्यों कम लेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, क्योंकि आयरन का डेंसिटी कम, सॉरी आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो स्पेस कम लेगा। जितना ज्यादा स्पेस ले, उसका डेंसिटी उतना कम होता है। आयरन कॉटन स्पेस ज्यादा ले रहा है, मींस उसका डेंसिटी कम है। तो ये थे कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो जैसा कि पहले बताया कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ये मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता है। रीजन क्या है कि ये आप इसको जब ठोकते पीटते हो, तो ये चादर के रूप में, ये किसी सीट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, ये सीट नहीं बनता है। रीजन क्या है कि ये टूट जाता है। जैसे आप इसको ठोकोगे, पीटोगे, तो ये टूटेगा, ये फैलेगा नहीं। इसी वजह से ये मैलिएबिलिटी का इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसा कि आप एग्जांपल लेके सिलिकॉन को लेके देख सकते हो, या कार्बन कोक को लेके देख सकते हो। कार्बन का कोक हो सकता है, अगर आप उसको हैमर से मारते हो कोक को, देखना ये चूर चूर हो जाएगा। उसी तरह नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, और ये डक्टाइल भी नहीं होते। इसका वायर भी आप नहीं बना सकते, नॉट कन्वर्टेड इनटू वायर। इसको वायर में भी हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए। अब मेटल, नॉन मेटल का एक और प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। क्यों है? इसका रीजन है कि हैव नॉन मेटल्स हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, have non-metals have no free electron। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन में है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे एक्सेप्शन में है। ग्रेफाइट करंट को फ्लो करता है, और ग्रेफाइट का करंट फ्लो होने का रीजन ये है कि उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली हेक्सागोनल होता है,
और यहाँ पर एक कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये कार्बन से बना होता है, एक कार्बन मॉलिक्यूल्स तीन अदर कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से एक कार्बन को बॉन्ड बनाना होता है, 4 बॉन्ड बनाना होता है, 4 बॉन्ड इसको नीड होता है, लेकिन कार्बन बस 3 ही बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये करंट फ्लो कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन में आते हैं ग्रेफाइट। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल की और भी प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूटने वाले होते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकता है। जैसे कि सॉलिड में आयोडीन को आप देख सकते हो, फास्फोरस को देख सकते हो, ये सब आपको सॉलिड स्टेट में दिख जाएंगे। लिक्विड स्टेट में अगर देखना चाहते हो तो आप ब्रोमीन को देख सकते हो। गैसेस स्टेट में तो बहुत सारे हैं गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो आपको नॉन मेटल किसी भी स्टेट में आसानी से दिख जाएंगे। इसके अलावा है नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली सॉलिड से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। रीजन क्या है? ये सॉफ्ट होते हैं, इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। अट्रैक्शन फोर्स इसके पार्टिकल्स के बीच का कम होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होता है। नॉन मेटल का डेंसिटी भी बहुत ज्यादा लो होता है। रीजन यही है कि ये स्पेस ज्यादा लेते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं रहते, तो ये इसका डेंसिटी थोड़ा लो होता है। एंड लास्ट वन इज नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस। स्नोरस मतलब कि अगर मेटल को अगर हम लोग पीटते हैं तो उससे एक अच्छा ट्यून निकलता है। जैसे कि आप गिटार बजाते हो तो गिटार में जो स्ट्रिंग है वो मेटल का बना होता है। मेटल स्ट्रिंग को अगर हम लोग बजाते हैं तो उससे एक अच्छा ट्यून निकलता है, तो उसी को बोलते हैं स्नोरस। बट नॉन मेटल को अगर ऐसा करें, उसको ठोका या पीटा जाए, उसको बजाने की कोशिश करें, तो वो अच्छा साउंड नहीं क्रिएट करेगा, जो कि नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि नॉन मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है। आज हम लोगों ने जो सीखा है वो मेटल का प्रॉपर्टी और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट के तीसरे और लास्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, तीसरे कैटेगरी के बारे में जानते हैं, मेटलॉइड। तो अगर बात करें मेटलॉइड की, तो metalloid, the element which shows some properties of metal and some other properties of non-metal are called metalloid। metalloid क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के, तो इसी वजह से इसको एक स्पेशल नाम दिया गया जिसका नाम है मेटलॉइड। इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो बोरोन एक एग्जाम्पल हो सकता है, सिलिकॉन ये भी एक मेटलॉइड है। एल्युमिनियम भी बहुत कम मात्रा में एल्युमिनियम मेटलॉइड का प्रॉपर्टी दिखाता है, बट कहीं कहीं पर ये शो करता है। जैसे एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड हैं ये कभी एसिडिक शो करते हैं, कभी बेसिक शो करते हैं। एक्चुअली नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा वो एक्चुअली एसिडिक होता है, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। बट एल्युमिनियम का अगर देखें तो वो कभी एसिडिक भी शो करता है और कभी बेसिक भी शो करता है। तो कभी कभी एल्युमिनियम भी मेटलॉइड का जैसा बिहेव करता है। तो ये थे मेटलॉइड्स। अब बात करते हैं इनर्ट गैस के बारे में, जो नॉन मेटल का ही एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इनर्ट गैस वो होता है जो अनरिएक्टिव होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो वो नॉन मेटल के साथ ही आते हैं और वो नॉन मेटल वाली कैटेगरी में ही रहते हैं। एक्चुअली ये अनरिएक्टिव है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया इनर्ट गैस, या इसको कभी नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसका संख्या 7 है, जिसमें नॉन मेटल्स में ही इसको रखा गया है।
जिसका नाम है 7 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 पहले से हैं और एक न्यू डिस्कवर हुआ है ओजी। तो ये 7 एलिमेंट जो हैं वो इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस मींस ये किसी से, इनर्ट गैस और नोवेल गैस कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये किसी से अनरिएक्टिव होता है, मतलब कि किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और जिस भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो उसको किसी से रिएक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।